अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सारे खैर खैरियत से होंगे। वापस एक और वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं केमिस्ट्री विद एमबी में, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी को। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले लेक्चर्स में सेकेंड ईयर पार्ट 2 जिसका हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पेरियोडिक ट्रेंड्स को भी पढ़ लिया था और इनको मेंशन किया था कि हमारे पास ये पेरियोडिक ट्रेंड्स मौजूद होते हैं। तो अभी कोशिश करेंगे हम लोग वन बाय वन जो जितने भी हम लोग पेरियोडिक ट्रेंड्स को डिस्कस कर सकते हैं वो कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है बाकी जो ग्रुप के अंदर और पीरियड के अंदर जितनी वेरिएशंस आ जाती है इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के अंदर, उनको बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास वो क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का है। तो आज हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर रहे हैं, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, तो आयनाइजेशन एनर्जी को डिस्कस करने से पहले अगर इसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा गौर कर लें तो आयनाइजेशन हमारे पास कहाँ से निकला है, वर्ड कहाँ से निकला है, आयोनाइज से निकला है। ठीक है, आयनाइज का मतलब लाजमी सबको पता होगा, इसका मतलब क्या है, आयन बनाना। ठीक है, आयन्स हमें पता है क्या होते हैं, वो एटम जिन पर क्या होता है, कोई फॉर्मल चार्ज होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अगर उन पर कोई फॉर्मल चार्ज होगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे, आयन्स कहेंगे। और आयन के बनाने के अमल को क्या कहते हैं हम लोग, आयनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इस आयन बनाने के लिए लाजमी मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, आयनाइजेशन की बात करते हैं जब हम लोग कैटायंस की बात करते हैं। ठीक है, कैटायंस आपके पास कब बनते हैं, जब इनसे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, लूज हो जाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स उनसे निकल जाते हैं। इलेक्ट्रॉन कब इनसे निकल जाएंगे, लाजमी हम लोग इनको क्या करेंगे, जब एनर्जी दे देंगे। जब तक हम इनको एनर्जी नहीं देंगे, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स कभी भी अपने आउटर मोस्ट शेल से नहीं निकलेंगे। वो उस शेल के अंदर क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन जब हम लोग इनको एनर्जी देंगे तो वो एनर्जी क्या करेगा, उनकी उस पोजीशन को अनस्टेबलाइज कर देगा। तो उसी वजह से वो क्या हो जाते हैं, उस शेल से नॉकआउट होकर वहाँ से निकल जाते हैं। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी की अभी हम लोग आ जाते हैं, डेफिनेशन कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी। अच्छा, तो अगर डेफिनेशन इसकी लिख ले हम लोग क्या करेंगे, यानी कि वो एनर्जी की वो मिकदार, ठीक है, जो क्या करे, किसी भी एटम को आयन में तब्दील कर दे, कैटायन में तब्दील कर दे, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दे, उसको हम लोग क्या कहेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to lose an electron from an isolated gaseous atom, या यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, आयन। ऑलरेडी भी वो आपके पास आयन भी हो सकता है या हमारे पास क्या होगा, एटम। अच्छा, अभी इसी डिफिनेशन को थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं किस तरह। अच्छा, अगर आपके पास क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अभी यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आ रहा है आइसोलेटेड और दूसरा हमारे पास क्या आ रहा है, गैसियस। तो इन दोनों को हम लोग पहले समझते हैं। आइसोलेटेड का मतलब क्या है, अकेला। ठीक है, किस तरह अकेला, सपोज आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर कंपाउंड से आप कैल्शियम को निकाल दें, सिर्फ कैल्शियम की बात कर लें, तो सिर्फ कैल्शियम आपके पास क्या होगा, आइसोलेटेड होगा। ठीक है, यानी कि एक कंपाउंड के एक मिक्सचर के अलावा जस्ट वो क्या हो, सिंपल एक एटम हो, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। यानी कि कोई और कंपाउंड का किसी और मिक्सचर का वो हिस्सा ना हो, जस्ट वो क्या हो, सेम टाइप का एटम हो। ठीक है, तब हम इसको क्या कहेंगे, आइसोलेटेड। और गैसियस का वर्ड सबको पता है, गैस से निकला है, यानी कि एक ऐसा आइटम जो क्या हो, गैस हालत में, गैस की हालत में, तब हम इसको आयनाइज कर सकते हैं, वैसे नहीं कर सकते। सपोज आपके पास क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, हम लोग वर्ड आइसोलेटेड की बात क्यों कर रहे हैं, अभी देख लें। आपके पास सपोज क्या है, NaCl है। NaCl अभी आपके पास क्या है, एक कंपाउंड है। ठीक है, ये आइसोलेटेड नहीं है, ये क्या है, मिक्स्ड हालत में है, इसमें सोडियम भी है और क्लोराइड भी है। ठीक है, ये कंपाउंड है आपके पास, आइसोलेटेड नहीं है। अभी सबसे पहले हमने इसको क्या करना होगा, अगर आयनाइजेशन एनर्जी को मालूम करना है, इसको आयनाइज करना है, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे,
सोडियम को अलग करना होगा, क्लोरीन को अलग करना होगा। और यहाँ पे ये भी याद रख लो, ये पहले किस हालत में है, सॉलिड हालत में है, ठीक है। तो सॉलिड से सबसे पहले आपने इसको कन्वर्ट करना होगा किस चीज़ में, गैस में। चले फॉर एग्जांपल आप इसको क्या कर दो, ईच दे दो, ये क्या बन जाए, सोडियम क्या हो जाए, क्लोराइड टूट जाए फॉर एग्जांपल, सोडियम इसका अलग हो जाए और क्लोरीन फॉर एग्जांपल इसका क्या हो जाए, अलग हो जाए गैस की हालत में, ठीक है। तो सोडियम आपके पास क्या हो गया, अलग, और क्लोरीन आपके पास गैस की हालत में क्या हो गया, अलग। ईट आपने दे दिया, ठीक है। अभी ये आइसोलेट तो हो गया, सॉरी खैर आइसोलेट तो हो गया, गैसियस हालत में भी आ गया, ठीक है। लेकिन ये किस हालत में इसको आना चाहिए, अभी एटॉमिक हालत में, ठीक है। तो अभी सब समझे आपके पास सोडियम जस्ट एक एटम है। अगर पहले क्या था, आइसोलेट हो भी गया है लेकिन फिर भी अगर सॉलिड में था तो वापस आप क्या करोगे, इसको ईच दोगे ताकि ये क्या बन जाए, सोडियम गैस की हालत में आ जाए, वेपर्स की हालत में आ जाए, ठीक है। जब वेपर्स की हालत में आ गया तब मजीद आप अगर इसको ईच दोगे तब इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक लूज हो जाएगा और इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी हम लोग उस अमाउंट को कहेंगे जिसमें आप कंपाउंड की बात नहीं करोगे, एक सॉलिड या लिक्विड की बात नहीं करते, हम लोग आइसोलेटेड गैसियस एटम की बात करते हैं। एक तो आपके पास वो क्या होना चाहिए, रिक्वायरमेंट आइसोलेटेड होना चाहिए, दूसरा क्या हो, वो गैसियस एटम हो, तभी आप इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या है, कम से कम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसमें हम लोग एक एटम से या आयन से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। अच्छा, सपोज आपके पास क्या है, जैसे सोडियम है, यही सोडियम हमारे पास मौजूद है, ठीक है। सोडियम को जब हम लोग आई ईट देते हैं तो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। जब उस निकल जाएगा तो उस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कितने इलेक्ट्रॉन निकले, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके लिए आपको पता है इसको कितना एनर्जी देना होता है, वो एनर्जी आपके पास कितना है, 496 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास एक मोल क्या हो, सोडियम के एटम्स हो, तो उनको क्या करना चाहिए, आयनाइज करने के लिए इस टोटल मोल को आपको कितना चाहिए, 496 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर्ड है। तभी आप क्या कर सकते हो, इस पूरे मोल को क्या कर सकते हो, आयनाइज कर सकते हो। क्लियर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रख लो, आयनाइजेशन एनर्जी है कुछ फैक्टर्स पर क्या करता है, डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम लोग उन फैक्टर्स को भी डिस्कस कर लेंगे, फिर एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेंगे। अच्छा, कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी क्या करता है, डिपेंड करता है। फैक्टर्स आपके पास क्या है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स है जिन पर आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंडेंट होता है। एक फैक्टर हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। पहले सारों को लिख लेते, फिर वन बाय वन सबको डिस्कस करते हैं। एक आपके पास क्या, एटॉमिक रेडियस हो गया। एक आपके पास क्या है, इनका प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज यानी कि आप एटम पर कितना चार्ज है, न्यूक्लियस पर कितना चार्ज है, उस पर भी डिपेंड करेगा। एक थर्ड वन हमारे पास क्या है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, शील्डिंग इफेक्ट पर भी डिपेंड करेगा। और एक और हमारे पास है, इसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज का, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। ये चार चीजें हमारे पास है जिन पर मोस्टली आयनाइजेशन क्या होता है, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। यानी कि एटॉमिक रेडियस अगर कम हो ज्यादा हो तो क्या फैक्टर है, फर्क पड़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा हो कम हो तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी इनको देखते हैं। अभी सपोज हमारे पास क्या है, एटॉमिक रेडियस की अगर हम लोग पहले स्टेप में बात कर ले। एटॉमिक रेडियस हमें पता है क्या है, एटम्स के जो दो एटम्स के बीच में जो एवरेज डिस्टेंस होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एटॉमिक रेडियस अगर छोटा हो बड़ा हो तो क्या फर्क पड़ेगा। सपोज हमें पता है पीरियड टेबल में जब हम लोग क्या कर लें, फ्रॉम टॉप टू बॉटम आ जाए या अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाए, हमें पता है डाउन द ग्रुप जब हम लोग जाते हैं साइज क्या होता है, पहले छोटा है, जब शेल्स बढ़ते जाएंगे, पीरियड्स बढ़ते जाएंगे तो साइज क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। लास्ट में आपके पास साइज क्या होता है, बड़ा होता है। अभी खुद देखो आपके पास क्या है, यहाँ पे पहले वाले एटम में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन। अभी अगर आप लोग इस एग्जांपल में देख ले तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा कहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत करीब है, यहाँ पे लाजमी करीब है, यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत दूर है। तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होगा, कहाँ से निकलना आसान होगा, जहाँ पे उसका जो न्यूक्लियस का गिरफ्त है वो क्या हो, कम हो,
जहाँ पे न्यूक्लियस का गिरफ्त ज़्यादा होगा वहाँ से इसका निकालना क्या होगा, लाजमी मुश्किल होगा। तो निकालना इसका कहाँ पे सबसे ज़्यादा आसान है, वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बीच में इनका जो अट्रैक्शन है वो क्या है, कम है, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, गैप क्या है, ज़्यादा है आपके पास, और यहाँ पे गैप क्या है, कम है। तो जहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो हम लोग थोड़ी सी एनर्जी देकर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, गैप कम है, तो हम लोगों को इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। सही। तो डाउन द ग्रुप हम लोग कहते हैं कि जो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक, इसका मतलब क्या है, जब साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। और अगर हम लोग इस तरफ जाएं तो यहाँ पे जाते हुए साइज क्या होता है, पहले बड़ा है, फिर लास्ट में क्या आता है, होता है छोटा होता जाता है। छोटा होगा तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है और साथ साथ रेडियस भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो लाजमी इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, मुश्किल होगा। जब मुश्किल होगा तो हम लोगों ने ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तभी वो निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब इस तरफ आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन इस तरफ डाउन द ग्रुप क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात, अगर प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज की बात कर ले, याद रखो प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है हमारे पास, यानी कि एक दो एटम्स आपके पास। ठीक है, आपके पास क्या है, एक एटम सोडियम है जिसमें क्या है 11 प्रोटॉन्स है जिन पर पॉजिटिव चार्ज है, और 11 क्या इलेक्ट्रॉन्स है जिन पर नेगेटिव चार्ज है। और एक तरफ आपके पास क्लोरीन है, 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, यानी कि 11 पॉजिटिव 11 नेगेटिव है, और दूसरी तरफ 17 पॉजिटिव और 17 नेगेटिव है। तो आप मुझे बताएं कि अट्रैक्शन कहाँ पे ज़्यादा होगा, 11 पॉजिटिव और 11 नेगेटिव के बीच में, या 17 पॉजिटिव और 17 नेगेटिव के बीच में। लाजमी अट्रैक्शन वहाँ पे ज़्यादा होगा जहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्ज क्या होगा, ज़्यादा होगा। प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज जब आपके पास क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, जितना ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में ज़्यादा होगी, उतनी ही। तो उसी वजह से आपको इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन क्या हो सकता है, निकल सकता है। तो इसका मतलब क्या है, जब हम यहाँ से क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो हमें पता है न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ती जाएगी तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का निकालना मुश्किल होगा। इसका मतलब क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी उस तरफ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो ये सेकंड फैक्टर भी हो गया। थर्ड आपके पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट है। शील्डिंग इफेक्ट हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लियस है यहाँ पे सपोज आपके पास। ठीक है, यहाँ पे पहला शेल है, यहाँ पे क्या है, सेकंड शेल है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है, थर्ड शेल है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं। हमें पता है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2, इसमें कितने हैं, फॉर एग्जांपल 2, मैंने लिख लिए 4, यहाँ पे लिख लिए 6, उसके बाद की लिख ली 8। ठीक है, जैसे जैसे शेल्स की तादाद क्या होती बढ़ती जाती है, जो आउटर मोस्ट शेल है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आउटर मोस्ट शेल है, इनके बीच में क्या है, अभी अट्रैक्शन है। लेकिन इस अट्रैक्शन को जो आउटर मोस्ट शेल है और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि बीच में शेल्स की तादाद क्या हो रही, बढ़ रही है। जितनी ही पेजेस की तादाद क्या हो जाती है, शेल्स की तादाद बढ़ती जाएगी, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन वो क्या होता है, कम हो जाता है। इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसका सिंपल एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं कि आपके पास एक छोटा सा मैग्नेट है, आप इसको क्या कर लो, एक पेज ले लो, पेज के क्या कर लो, एक तरफ एक मैग्नेट रख लो और दूसरी तरफ क्या कर लो, दूसरा मैग्नेट रख लो। दोनों में अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अभी आप पेजेस की तादाद को बढ़ाते जाओ और फिर मैग्नेट को वो कर लो, तो दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। आप बाद में क्या कर लो, पेजेस को 50 तक बढ़ा दो, फिर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो 9 होने के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में क्या है, वहाँ पे जैसे पेजेस बढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या है, शेल्स बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस और उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन कम होगा। अट्रैक्शन जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा, आसान होगा। उसका मतलब, और शील्डिंग इफेक्ट याद रखो कब बढ़ेगा, जब शेल्स की तादाद बढ़ेगी। शेल्स कब बढ़ेंगे, जब हम लोग एक पीरियड से क्या करेंगे, स्विच करेंगे सेकंड पीरियड में, चौथे पीरियड में। इस तरह शेल्स की तादाद कब बढ़ती है, जब हम लोग पीरियड में जाते हैं। ठीक है, पीरियड्स को इसी वजह से अरेंज किया गया है शेल्स के हिसाब से। तो इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट डाउन द ग्रुप क्या होती, बढ़ती है। लेकिन याद रखो एक ही पीरियड के अंदर जो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट है उसमें कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि एक ही पीरियड के अंदर वही सेम शेल है जो लास्ट तक क्या होता है, फिल होता जाता है। और उसके बाद जब वो फिल होता है तो उसके बाद हमारे पास नया पीरियड स्टार्ट होता है और नए शेल के साथ। क्लियर। तो हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट भी इसको क्या करता है, डाउन द ग्रुप जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका इफेक्ट क्या होगा नेचुरल एनर्जी पर, वो कम हो जाएगी। लास्ट हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पर ये किस तरह डिपेंडेंट है,
वो इस तरह डिपेंडेंट है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, अगर कोई एटम है जिसका आउटर मोस्ट शेल क्या है ऑलरेडी कंप्लीट है, उसको कोई और इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो क्या करेगा अपने ऑक्टेट रूल के साथ वो स्टेबल है। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज हमारे पास क्या है, नोबल गैसेज हमारे पास क्या है, स्टेबल है मोस्ट। तो इनकी इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग कहते हैं कि वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है, मैक्सिमम। ठीक है, क्यों मैक्सिमम है, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, वो नहीं चाहते कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले, लूज कर ले, वो उन्होंने बहुत टाइटली इनको क्या किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। और दूसरी बात, वो बिल्कुल आपके राइट मोस्ट कॉर्नर पर मौजूद है, जहाँ पे साइज क्या है, बहुत ज़्यादा कम है। जब साइज भी छोटा है और इनका आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी क्या है, कंप्लीट है, तो वो इलेक्ट्रॉन को निकालने ही नहीं देंगे। अगर आप ज़बरदस्ती निकालोगे तो आपको क्या करना होगा, बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी आपने देना होगा, तभी आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गए इसके फैक्टर्स के, आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर्स क्या कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद कुछ एग्जांपल लेते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की, जिसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड वगैरह को भी देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि हमारे पास क्या है, सपोज एक एटम है, मैंने बताया था सोडियम को अगर हम लोग क्या करेंगे, ईच दे देंगे, एनर्जी दे देंगे, तो क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन इसका निकल जाएगा तो इस पर खुद पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, सबको पता है। इसको हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी तो कहेंगे, लेकिन इसको हम लोग नाम देते हैं किस चीज़ का, याद रखो, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों कहते हैं, क्योंकि एक एटम से, कौन से एटम से, आइसोलेटेड गैसियस एटम से जब आप एक इलेक्ट्रॉन को, पहले इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, पहले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, पहले इलेक्ट्रॉन को जब आप निकालोगे तो उसके लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन उसी तरह सपोज आपके पास क्या है, सोडियम क्या करता है, मोस्टली एक इलेक्ट्रॉन ही देता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की बात कर ले, सपोज आपके पास मैग्नीशियम है, उससे अगर आप क्या करोगे, एक इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, ठीक, तो इस पर भी क्या आएगा, पहले तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। और याद रखो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन मैंने बताया था 496 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, मैग्नीशियम की अगर बात कर ली, जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसकी, वो पता है कितनी है, वो है 738 किलो जूल पर मोल। क्लियर, मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कितना है, 738। अभी देखो, अभी मैंने बताया था कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे साइज क्या होगा, छोटा। आपके पास क्या है, सोडियम है यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे इसी पीरियड के अंदर इस तरफ क्या है, मैग्नीशियम आता है। इसका मतलब इसका साइज क्या है, थोड़ा बड़ा है, इसका साइज क्या है, थोड़ा बहुत छोटा है। जब साइज छोटा होगा न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी लेफ्ट टू राइट जब जाएंगे पीरियड के अंदर। क्लियर। अच्छा, अगर इसी मैग्नीशियम के हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर ले, आप लोगों को याद होगा स्टार्ट में मैंने डिफिनेशन में लिखवाया था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम, उसके बाद ओब्लिक में लिखा था, आयन भी लिखा था। ठीक है, आयन से भी आप क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हो, फिर वो क्या कहलाएगा, सेकंड या थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। भी देखो, सपोज आपके पास मैग्नीशियम ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, आपने लिख लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपके पास क्या है, इस पर ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, आयन की हालत में। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हो, इससे मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हो, तब आपके पास क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दोगे तो इस पर क्या आएगा, पहले इस पॉजिटिव था, अभी एक और पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पर, और एक इलेक्ट्रॉन इससे क्या होगा, निकल गया। लेकिन याद रखो, जब एक इलेक्ट्रॉन आपने इससे निकाल दिया था, उसके लिए आपने कितना एनर्जी इसको दिया था, 738 किलो जूल पर मोल। लेकिन जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब क्या होगा, वो पहले की निस्बत अभी क्या है, स्टेबल है, पहले की निस्बत अभी वो क्या है, उसके पॉजिटिव वाले चार्जेस क्या आते ज़्यादा है, और इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब नेगेटिव वाले का मैं भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन उससे अब आप अभी आसानी से नहीं निकाल सकते। जब निकालना होगा तो एनर्जी आपने क्या करना होगा, ज़्यादा देना होगा। तो सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू है किसकी, मैग्नीशियम की, वो कितने तक पहुंच जाती है, तकरीबन 1451 किलो जूल पर मोल तक पहुंच जाती है। यानी कि 738 का बिल्कुल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। क्लियर। क्यों, क्योंकि वो पहले एटॉमिक स्टेट में था, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन को जल्दी से निकाल दिया। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, ज़्यादा, तो मजीद इलेक्ट्रॉन्स को निकालना उसके लिए क्या होगा, मुश्किल। और उसी तरह इसकी थर्ड की बात कर ले, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की, आपने वापस लिख लिया मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के साथ अभी यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, आपने क्या कर लिया, उससे एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। जब एक और इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, पहले से 2 पॉजिटिव चार्ज थे, अभी कितने हो जाएंगे, 3।
तो अभी पहले से इस पर पॉजिटिव चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके, इसका मतलब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बहुत ज़्यादा है। जब बहुत ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन का निकालना क्या होगा, मुश्किल। जब मुश्किल होगा तो एनर्जी अपने क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा देना होगा। बहुत ज़्यादा कितना, तो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास है वो तकरीबन आ जाती है 7730 किलो जूल पर मोल के अराउंड। ठीक है, देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया, 1400 से पहुंच गया 7730 तक। किस वजह से, क्योंकि वो क्या है, अभी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। याद रखो, जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन का निकालना हमारे लिए क्या होगा, उतना ही मुश्किल होगा। कब आसान होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। वो फैक्टर्स भी डिस्कस कर ले, कौन कौन से फैक्टर्स है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करते हैं, कम करते हैं। एटॉमिक रेडियस था, शील्डिंग इफेक्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी था हमारे पास, और साथ साथ न्यूक्लियर जो प्रोडक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज था वो भी था। तो यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है इसका कंसेप्ट तकरीबन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके साथ जो है रिलेटेड बाकी जो ट्रेंड्स भी तकरीबन मैंने बता दी। पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो जाती है और अक्रॉस द पीरियड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक हमारा वाइंड अप हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट जो लेक्चर है हमारा उसमें हम लोग जो है बाकी जो ट्रेंड्स है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स वगैरह है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।